नमस्ते आप सभी स्टूडेंट्स को और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल दसराज साइंस गुरु पर। और आज की ये वीडियो है एट्थ क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चे हों उनको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। और किसी भी चीज़ की अगर आपको दिक्कत हो या किसी भी चीज़ को लेकर क्वेश्चन हो तो उसके लिए मैंने अपना फ़ोन नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही वो ये कि अगर आपको पढ़ते हुए या फिर वीडियो को देखते हुए किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ उसी समय वीडियो को पॉज करें, उसे नोट डाउन करें। अगर वीडियो में ही वो चीज़ क्लियर हो गई है तो ठीक है, और अगर नहीं हुई है तो मैं उसे अच्छे से क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे बताएंगे तो कमेंट करके या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लास 8। तो क्रॉप यानी कि फसल। फसल से जो हम एक अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं वो बनाते हैं खेतों की, क्योंकि खेतों में ही फसल उगाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक क्रॉप क्या होता है यानी कि फसल। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि अगर एक ही जगह पर एक ही तरीके के कई सारे प्लांट्स को उगाया जाए तो उसको हम एक फसल के तौर पर उसको कहते हैं, उसको हम एक फसल का नाम देते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल का मतलब है वहां पर जितने भी पौधे उगाए जाएंगे सबके सब गेहूं के ही उगाए जाएंगे। गन्ने की फसल, गन्ने की फसल का मतलब है, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ जहाँ पर कई सारी जगह हम गन्ने सिर्फ और सिर्फ गन्ने ही उगाते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप, उसे एक क्रॉप यानी फसल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर क्रॉप ऑफ वीट, क्रॉप ऑफ वीट यानी गेहूं के खेत या गेहूं की फसल का मतलब है दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट, यानी कि जितने भी प्लांट जितने भी पौधे उगाए गए हैं सबके सब गेहूं के हैं। हम एक ही जगह पर अगर हम एक फसल उगा रहे हैं तो हम उसमें दूसरी फसल नहीं उगाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे फिर एक ही फसल अच्छे से नहीं उग पाएगी। हम गेहूं की फसल में चावल के पौधे या चावल की फसल में गेहूं के पौधे नहीं उगाएंगे। सो क्रॉप इज अ वी कैन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरीके के प्लांट्स जहाँ पर उगाए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप, फसल कितनी तरीके की होती है? फसल होती है दो तरीके की। एक होती है खरीफ क्रॉप्स यानी कि खरीफ फसल, एक होती है रबी क्रॉप्स, रबी फसल। खरीफ फसल देखिए, देखते हैं पहले। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो फसलें जो रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान, बरसात के दौरान उगाई जाती है उनको खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे कि जून से सितंबर तक। और ये फसलें होती हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये सारी फसलें कौन सी फसलें हैं? ये खरीफ फसलें हैं, यानी कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ग्राउंडनट का मतलब मूंगफली, और कॉटन यानी कपास, रुई हम जिससे निकालते हैं। फिर बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स यानी रबी फसल क्या होता है? रबी फसल, रबी फसल ग्रोन, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च के दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु में, सर्दियों में, उनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है, रबी फसल कहा जाता है। एग्जाम्पल है रबी फसल के वीट यानी कि गेहूँ, हमें सभी को पता है गेहूँ सर्दियों में उगाया जाता है। ग्राम यानी कि चना, पी, मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि सरसों, और लिनसीड यानी कि अलसी, यानी कि मटर, चना, ये सारी चीज़ें हम उगाते हैं सर्दियों के सीजन में, इसलिए इनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। बिसाइड्स दीज, इनके अलावा, बिसाइड्स दीज यानी कि इनके अलावा, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। पल्सेज यानी कि दाल और सब्जियां जो हैं वो समर यानी गर्मियों के दौरान उगाई जाती हैं कई जगहों पर।
अब बात करते हैं कि एक फसल उगाई कैसे जाती है। देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, यानी कि फसल की पद्धतियाँ किन किन चरणों में, किन किन स्टेप्स में एक फसल को उगाया जाता है। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स का कोई ना कोई गांव होगा और गांव में कोई ना कोई खेत होगा, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, अपने बड़ों से इस बारे में पूछ सकते हैं कि हम एक फसल को उगाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो उसमें हम गिने चुने 6-7 कुछ स्टेप्स हैं, यानी कि चरण हैं जिनमें हम फसल को उगाते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करते हैं। मृदा, मिट्टी जो होती है, अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी, अगर मिट्टी फसल के लिए अच्छी नहीं होगी, जो फसल हम उगाना चाहते हैं, तो सीधी बात है फसल ढंग से नहीं उग पाएगी। फिर बात करते हैं सोइंग की। सोइंग को हिंदी में बुआई कहा जाता है। सोइंग का मतलब होता है जब हम मिट्टी को तैयार करने के बाद उसमें बुआई करते हैं, बीज डालते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अब मिट्टी में हमने जब बीज डाल दिए तो फसल का अच्छे से ग्रो करना, यानी अच्छे से बढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर फसल अच्छे से नहीं बढ़ेगी तो फसल अच्छे से नहीं उग पाएगी। इसीलिए हम उसमें खाद और उर्वरक दो चीज़ें मिलाते हैं, जिससे फसल को अच्छे अच्छे पोषक तत्व मिले, पोषण मिले, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स मिल पाएँ। उसके बाद हम करते हैं इरिगेशन या फिर हम कह सकते हैं सिंचाई। अब सिंचाई का एक ही मतलब होता है, अगर हम अपने खेत में पानी डाल रहे हैं तो उसको सिंचाई कहा जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो फसल हम उगा रहे हैं उसमें कई पौधे ऐसे आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और वो फसल को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अनवांटेड यानी कि अनचाहे पौधे, जिनको वीड्स यानी खरपतवार कहा जाता है, उनसे सुरक्षा करनी होती है। खरपतवार से सुरक्षा, ये हमारा 5वां पॉइंट है। हमारा 6ठा पॉइंट है कि जब हमारी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो हम उसे काट देते हैं, यानी कि कटाई कर देते हैं। और छठा है पॉइंट, माफ कीजिए, 7वां है पॉइंट हमारा स्टोरेज, यानी कि हम भंडारण, काटने के बाद हम अपनी फसल और अपने जो खाद्य पदार्थ या फिर जो भी हमारा इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है, फिर चाहे वो कॉटन की फसल हो, गेहूं की फसल हो, चावल की फसल हो, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है एक जगह पर, जिसको स्टोरेज या फिर भंडारण कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को किस तरीके से तैयार करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने जो नोट्स जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैंने कहाँ से लिए हैं। ये जो नोट्स का कंटेंट है पूरा पूरा एनसीईआरटी से ही लिया गया है। और अगर आपको नोट्स को समझने में कोई दिक्कत है, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आपको नोट्स को समझने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए और एनसीईआरटी किताब से खुद अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें एनसीईआरटी से ही ली गई हैं नोट्स में। तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, अपनी किताब को आप अच्छे से पढ़ें तो आपको सारी की सारी चीज़ें किताब में मिल जाएंगी। प्लस अगर आपको किताब में नहीं मिल पाएंगी तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, तो इससे आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। तो आइए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि मिट्टी को तैयार करना किसी भी फसल को उगाने के लिए पहली जो है वो एक पहला कदम होता है हमारा। हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद फसल को उगाया जाता है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप। अब सॉइल को क्यों प्रिपेयर किया जाता है? सॉइल को यानी मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है फॉर सोइंग द सीड्स, यानी बीजों को बोने के लिए। अगर हम बीज उसमें बोएंगे और अगर मिट्टी अच्छी होगी तभी हमारी फसल अच्छे से उग पाएगी, अदरवाइज हमारी फसल अच्छे से नहीं उग पाएगी। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस एंड टूल्स। अब देखिए मिट्टी को तैयार करने के कई सारे तरीके होते हैं, या फिर हम इसे दूसरी भाषा में कहते हैं मिट्टी को पोला करना या फिर पलटना। मिट्टी को पलटना या पोला करना हिंदी में कहा जाता है। उसके भी कई सारे
तरीके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल जो चलाते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, टिलिंग या फिर प्लगिंग जिसे कहा जाता है, मिट्टी को पोला करना। तो ये देखिए कई सारे टूल्स यानी औजारों के साथ इसको किया जाता है। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, यानी कि मिट्टी को पोला करना, थोड़ा सा हल्का और अच्छा बनाना फसल के लिए, और मिट्टी को पलटना, इस सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। इसको टिलिंग या प्लगिंग कहा जाता है। एंड इज डन बाय यूजिंग अ प्लग, इसको हल चलाना कहा जाता है। और ये ऑब्वियसली किसकी मदद से चलाया जाता है? हल की मदद से चलाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे प्लगिंग या टिलिंग के बारे में, जिसको हिंदी में जुताई कहा जाता है। और मिट्टी को पोला करने के लिए या उलटने पलटने के लिए जुताई का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ टूल्स यानी कि कुछ औजारों के बारे में। तो यहाँ पर वो औजार सेम जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में है वो यहाँ पर है। तो प्लग यानी हल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। प्लग इज़ अ डिवाइस, एक यंत्र डिवाइस है। फार्मर्स यानी किसानों के द्वारा अलग अलग कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर डिफरेंट पर्पजेज, यानी अलग अलग कामों के लिए, सच एज एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, मिट्टी में फर्टिलाइजर्स का ऐड करना। बार बार मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ फर्टिलाइजर या फिर उर्वरक, इसका मतलब आपको आगे चैप्टर में समझ आ जाएगा क्या मतलब होता है इसका। टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल, इसका एक काम और होता है, यानी कि मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना। इट इज़ ऑल्सो यूज, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर टू द सॉइल, मिट्टी में उर्वरक मिलाने के काम आता है। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम मिट्टी को और फसल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिमूविंग वीड्स, वीड्स यानी कि खरपतवार को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्केपिंग ऑफ सॉइल ईटीसी, मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसल जो है वो बहुत ही अच्छे से उग सके। A wooden traditional plug can be operated by a pair of an ox and a man. एक ट्रेडिशनल यानी कि एक हल जो होता है वो देखिए किस तरीके से चलाया जा सकता है। एक हल चलाने के लिए आवश्यकता होती है दो बैल की और उसके साथ एक आदमी की। और ये देखिए हल के जो पार्ट हैं वो दे रखे हैं। बीम यानी जिसे हिंदी में फाल कहा जाता है, हल शैफ्ट एंड प्लग शाफ्ट जिसे कहा जाता है, एंड प्लग शेयर। यहाँ पर तीन चार पार्ट्स जो हैं हल के वो दे रखे हैं और इनको ऑपरेट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है दो बैलों की मदद से और एक आदमी की मदद से। ये ट्रेडिशनल हल है। नाउ अ डेज, चौथा पॉइंट, आज के दिनों में, आज कल के दौर में, दो दीज वुडन प्लग्स आर बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लग्स, इनकी जगह आयरन प्लग्स का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन प्लग्स यानी कि लोहे के हल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारा पहला टूल या फिर औजार जो कि खेती में इस्तेमाल हम करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टूल की। सेकंड इज अ हो। हो कहा जाता है जिसे, और हिंदी में कुदाली कहा जाता है। ये एक डिवाइस है। अ हो इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू डिग अप द सॉइल to remove weeds and also loosen up the soil before planting a sapling, यानी कि एक प्लांट या फिर एक प्लांट का जोड़ा या फिर मिट्टी में फसल को उगाने से पहले हम इस्तेमाल करते हैं किसका? हो का, यानी कि कुदाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो मिट्टी है उसमें अगर कोई खरपतवार है पहले से ही तो वो हट जाए, और दूसरी चीज़ मिट्टी लूजन हो जाए, पोला हो जाए और अच्छी हो जाए फसल को उगाने के लिए। इसके आप पार्ट्स देख सकते हैं। ग्रिप यानी कि पकड़ है, हैंडल है, और इसमें भी एक जोत है, बीम जिसको कहा गया है, रॉड है, और बेंट प्लेट है यानी छड़ और मुड़ी प्लेट। तो ये सब इसके पार्ट्स हैं। और ये होती है हमारी कुदाली जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हम अपनी फसल में। अब अगला जो टूल है हमारा वो है कल्टीवेटर।
कल्टीवेटर देखिए कैसा टूल है, ये आज के ज़माने का टूल है और औजार जिसको हम कहते हैं, हिंदी में भी इसको कल्टीवेटर ही कहा जाता है, या फिर हम इसे जुताई करने का एक औजार भी कह सकते हैं। इससे जुताई होती है। और देखिए पहला पॉइंट, कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प्स इन लूजनिंग सॉइल। एक कल्टीवेटर को अटैच किया जाता है ट्रैक्टर में, और जो इमेज आपकी किताब में भी है, और फिर ट्रैक्टर को जब चलाया जाता है तो वो मिट्टी को खोदते हुए यानी मिट्टी को जोतते हुए और मिट्टी को लूजन हल्का बनाते हुए, पोला करते हुए आगे चलता है। कल्टीवेटर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लग्स सिंस दे आर फास्टर। आज के ज़माने में हल की जगह यानी प्लग्स की जगह कल्टीवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से क्योंकि ये तेज़ होते हैं, फास्टर होते हैं और काम जल्दी करते हैं, टाइम सेविंग, समय बचाते हैं। तो कल्टीवेटर के ये दो इस्तेमाल। और ये देखिए कल्टीवेटर की इमेज, ये देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से जो है एक ट्रैक्टर के पीछे ये मशीन लगा रखी है, जिससे, या फिर कल्टीवेटर हम कहें, कल्टीवेटर लगा रखा है जिससे खेत जो है वो लगातार जोता जा रहा है। तो कल्टीवेटर, हो और प्लग, ये तीन हमने पार्ट्स पढ़े टूल्स के यानी कि औजारों के। ये औजार इस्तेमाल किए जाते हैं कृषि में, खेती में, फसल को उगाने में। और ये हमारा पहला पॉइंट या फिर पहला जो स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो क्लियर होगी। और अब आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, भाई हमने अपनी मिट्टी जो है वो तैयार कर ली है। जैसे खाना बनाने से पहले हम सारी की सारी सब्जियां काट लेते हैं, तो यही मान लीजिए अब हमने अपनी सारी सब्जियां काट ली या फिर छील ली है। और आगे चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है सोइंग का। सोइंग का मतलब होता है बुआई। हम किस तरीके से बीजों की बुआई करते हैं। अच्छा, तो बीजों की बुआई करने में यहाँ पर कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि मिट्टी अच्छे से तैयार हुई है या नहीं। एक तो पहली चीज़ तो हमने अभी उसके बारे में पढ़ा कि मिट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाता है, हल चलाकर, हो का इस्तेमाल करके, और आजकल ट्रैक्टर्स में कल्टीवेटर लगाकर इस्तेमाल करके उसका जो है मिट्टी को पोला या फिर अच्छा बनाया जाता है, बीज को उगाने के लिए लूजन हल्का बनाया जाता है। फिर हम बुआई के लिए जो बीज ले रहे हैं क्या वो अच्छे हैं या नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों का चुनाव, किस तरीके से बीजों को चुनना है। तो पहला पॉइंट सोइंग का एक बार पढ़ेंगे। सोइंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में बीजों को उगाना, इसको सोइंग कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, the seeds are sowed in the soil that is loosened by cultivator और plug। ये जो seeds हैं ये बोए जाते हैं मिट्टी के अंदर, कब? जब एक मिट्टी लूजन्ड यानी हल्की बना दी गई हो, अच्छी खासी पोला बना दी गई हो, किसकी मदद से? हल की मदद से, या फिर हम कह सकते हैं कल्टीवेटर की मदद से। तो उसके बाद हम बुआई करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स, यानी बीजों का किस तरीके से चुनाव करते हैं। भाई देखो, अगर हम अच्छे बीज और सही बीज नहीं उगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल है वो अच्छे से नहीं उग पाएगी। तो हमें बीज और बीजों की क्वालिटी को लेकर पूरी तरह से निश्चित और इस बात को श्योर कर लेना चाहिए कि हमारे जो बीज हैं वो बहुत ही ठीक हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ सीड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड। क्वालिटी यानी कि किस तरीके से जो हमने बीज है उनको लिया है और वो बीजों की क्या क्या क्वालिटी है, यानी कि कितने अच्छे बीज हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है जिससे हमें क्रॉप यील्ड का पता लगता है। क्रॉप यील्ड का मतलब है फसल किस तरीके से उगेगी और कितनी उगेगी, कितना अच्छा प्रोडक्शन फसल कर सकती है। तो क्वालिटी ऑफ सीड्स बहुत ज़्यादा निर्भर है, यानी कि बीजों की गुणवत्ता कहा जाता है जिसे, और गुणवत्ता बीजों की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज डन बाय पुटिंग द सीड्स इन वाटर। अच्छा सीड, अच्छा बीज देखिए चुनने का तरीका बताया है। हम
बीजों को पानी में डाल देते हैं, ये एक अच्छा तरीका है। सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स, यानी कि अच्छे बीजों का चुनाव किया जाता है बीजों को पानी में डालकर। और अब देखिए थर्ड पॉइंट, ऐसा क्यों किया जाता है आपको इस बारे में समझ में आ जाएगा। द डेड एंड डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड फ्लोट ऑन वाटर वेयर एज द गुड सीड्स सिंक। तो ये बहुत ही ईजी सा लॉजिक है कि जो बीज भारी होगा और जो बीज सही होगा जिसमें कोई कीड़ा नहीं होगा वो बीज पानी के अंदर डूब जाएगा। जो बीज होलो यानी कि खोखला होगा अंदर से और हल्का होगा वो बीज तैरने लगेगा, तो वो बीज अच्छा नहीं है। जो बीज पानी के अंदर डूब जाए वो बीज अच्छा है। इस तरीके से हम बीजों का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुआई की। बुआई को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। देखिए वो मैटर करता है औजारों पर, तो औजार कई हैं। ट्रेडिशनल टूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले, और आज के ज़माने की बात करें तो सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल्स, ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, सेम इमेज आपकी किताब में है। इमेजेस जितनी भी हैं नोट्स में सब आपकी एनसीईआरटी किताब से ही ली गई हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी एनसीईआरटी किताब को ज़रूर पढ़ें। बिफोर मॉडर्न, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ट्रेडिशनल टूल्स का। ट्रेडिशनल यानी परंपरागत औजार जो कि पुराने ज़माने से हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, किसान इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं खेती में, उसको ट्रेडिशनल कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, बिफोर मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, यानी जब तक अच्छी खासी मशीनें नहीं आई थी, ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा यही औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, पुराने औजारों का। These include plug, shawls, scythes and pickaxes। तो ये सारे उन टूल्स के नाम है, जैसे कि हल, और जैसे कि टूल्स हमने आगे हम पढ़ेंगे भी। और ये ट्रेडिशनल मेथड जो है सोइंग का, शॉल्स, या फिर हम ये देखिए इनके किसानों के हाथों में कीप है जिससे बीजों की बुआई की जा रही है। ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। और अब जो है कई सारे नए टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हैं हमारे परंपरागत औजार जो पुराने समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं फार्मर्स। ये देखिए कीप के द्वारा जो है बीज को डाल रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, द ट्रेडिशनल टूल यूज्ड टू सो द सीड्स वाज लाइक अ फनल। एक फनल यानी कि एक कुप्पी या एक कीप के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। आप सब लोग देख सकते होंगे जो इमेज है, और इस इमेज में ये देखिए किस तरीके से ये दोनों फार्मर्स ये देखिए इन दोनों फार्मर्स के बीच में ये कीप है, और इसी कीप का इस्तेमाल ये करते हैं अपने बीजों को उगाने में। तो ये है ट्रेडिशनल टूल्स यानी कि परंपरागत औजार। आइए चलते हैं अब दूसरे औजार की तरफ। सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक ऐसा औजार है जो आजकल के ज़माने में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छी मशीन है। ट्रैक्टर्स की मदद से इसको भी कल्टीवेटर की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। और देखिए सीड ड्रिल्स, फर्स्ट पॉइंट, सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करके हम बीज इस मशीन के द्वारा बोते हैं। Second point, it ensures that seeds are sown uniformly at a particular depth and are covered by soil after sowing। ये हमें ये जो मशीन है हमें ये सुनिश्चित करती है, यानी ये बताती है कि एक एक बीज जो है वो अपनी जगह सही से बोआ गया है, प्लस हर बीज में जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है वो एक जैसी है। यानी कि जैसे कि एक मशीन काम करती है यूनिफॉर्मली, वैसे ही यह मशीन भी काम करती है। एट अ पर्टिकुलर डेप्थ, और एक ही गहराई पर सारे बीज उगाए जाते हैं। डेप्थ यानी गहराई, और बाद में मिट्टी से कवर, तो सभी बीज एक साथ होते रहते हैं। तो सीड ड्रिल का ये काम होता है। और आई होप कि आपको सीड ड्रिल और ये जो परंपरागत औजार है ये समझ में आया होगा। बुआई का इसी तरीके से बुआई होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक का चैप्टर अभी तक समझ में आया है अच्छे से। और
नोट्स की मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पर, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप मेरी वीडियो में जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, तो आपके हिंदी में बहुत ही ईजीली नोट्स बन जाएंगे और इंग्लिश वाले मुझसे बने बनाए नोट्स ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। और बल्कि मैं तो यही एक सजेशन दूंगा कि जो भी कोई स्टूडेंट हो वो अगर अपने खुद के बनाए हुए नोट्स, अपनी लैंग्वेज से बनाए हुए नोट्स का यूज़ करेगा तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। आइए चलते हैं अपनी वीडियो के आगे की तरफ। और नर्सरी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नर्सरी जिसको हिंदी में पौधशाला कहा जाता है। अब देखिए पौधशाला क्या होता है, पाठशाला यानी जहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो पौधशाला क्या हो गया, पौधशाला का मतलब है जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर कई सारे पौधे उगाए जाते हों, तो उसको नर्सरी या फिर पौधशाला कहा जाता है। नर्सरी इज अ प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन, कई सारे पौधे उगाए जाते हैं और पेड़ उगाए जाते हैं फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर, किसी भी जगह हम उन्हें उगा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों का अंकुरण। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। अगर कभी आप छोटी क्लासेस में हो और आपने वो एग्जांपल किया हो, तो कभी आपने किसी गीले कपड़े में अगर कोई दाल या फिर जैसे चने जो होते हैं ग्राम, या फिर चिक पीज यानी छोले जो होते हैं, उनको किसी गीले कपड़े में बांध कर रखा हो, कटोरी में या फिर पानी के अंदर रखा हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकल आता है एक दो दिन बाद। दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। उसको जर्मिनेशन यानी अंकुरण कहते हैं हिंदी में। तो यही होता है फसल में भी। फसल इसी तरीके से शुरुआत करती है अपनी ग्रोइंग की यानी बढ़ने की। फर्स्ट पॉइंट देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी बीजों के अंकुरण में। जर्मिनेशन ऑफ द सीड हैपन्स, बीजों का अंकुरण यानी जर्मिनेशन कब होता है, जब होता है व्हेन द सीड इज सोड इन द लैंड, जब बीज को लैंड यानी जमीन के अंदर डाल दिया गया हो, एंड वाटर्ड और उसे पानी दे दिया गया हो। हमें सीधी बात है, अगर हम जब भी किसी बीज को ज़मीन में डालते हैं और पानी देते हैं तो उससे प्लांट उगाता है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर जो प्लांट का उगने की जो शुरुआत है उसको जर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अ प्लांट स्टार्ट्स टू इमर्ज, एक पौधा उगना शुरुआत करता है, उगने की फ्रॉम द सीड एंड स्टार्ट्स टू ग्रो, और बढ़ना शुरू करता है बीज से। तो एक पौधा बीज से बनता है यहाँ पर, तो वही चीज़ यहाँ पर हमें बताई जा रही है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का अंकुरण। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। 8th क्लास के स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्टिलाइजर और मैन्योर यानी खाद एवं उर्वरक का ये जो क्वेश्चन है हमेशा से ही पेपर में आता है। आपके स्कूल लेवल जो टेस्ट होते हैं उसमें भी आता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी भी है किन किन से, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिनको फसल की आवश्यकता होती है, जिनकी फसल को आवश्यकता यानी ज़रूरत होती है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में। मैन्योर यानी खाद, फर्टिलाइजर एवं उर्वरक। फर्स्ट पॉइंट, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। मिट्टी की उर्वरकता या फिर फसल की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, फसल में और ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए फसल को जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसल तेज़ी से ग्रो करे और अच्छी हो, कहीं भी किसी भी तरीके से कमी ना रह जाए, इसलिए हम उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। वाइल मैन्योर्स आर मेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जबकि जो मैन्योर्स यानी खाद होती है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डीकम्पोजिशन, इस बात पर ध्यान दें। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ का मतलब है पौधे एवं जानवर, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन होना। एक बार फिर से समझिए इस पॉइंट को। सेकंड पॉइंट, वाइल मैन्योर्स आर मेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो जैविक पदार्थ होते हैं पौधे और जानवर, उनके सड़ने गल जाने के बाद खाद बनती है, और उस खाद का इस्तेमाल किया जाता है खेतों में। एक बार फिर से समझिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस
जो जैविक हैं यानी कि पौधे और जीव जंतु। तो जीव जंतु जब मर जाते हैं और सड़ गल जाते हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ खेतों में। फर्टिलाइजर इज मेड ऑफ और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जबकि फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक जो होते हैं वो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस जो आपकी किताब में भी दिए गए हैं और यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो आप उन डिफरेंसेस को एक बार फिर से ध्यान से समझिए। फर्टिलाइजर क्या होता है और खाद यानी मैन्योर क्या होता है। उर्वरक फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक सॉल्ट, ये एक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, माफ कीजिए इनऑर्गेनिक यानी कि अजैविक पदार्थ या अजैविक सॉल्ट लवण है। इसके अंदर कोई भी जैविक पदार्थ नहीं होता, ये केमिकल से बनता है। जबकि जो मैन्योर है यानी कि खाद है वो बनती है ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट यानी कि हमारा वेस्ट जो हम टॉयलेट में बहा देते हैं, काव डंग भैंस का गोबर, या फिर फार्म वेस्ट खेतों में जो वेस्ट होता है। इस चीज़ को लेकर आपको एक क्वेश्चन रहा होगा कि अगर हम डेड या फिर डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं खेतों में। तो ह्यूमन वेस्ट यानी हमारे वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, काव डंग यानी कि भैंस के गोबर का, और फार्म वेस्ट यानी कि जो खेतों में अलग अलग जानवरों का वेस्ट होगा उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फार्म्स, जबकि जो खाद होती है उसको खेतों में बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज, जो उर्वरक है उनको इतना ज़्यादा नहीं मिलाया जाता फसल में, क्योंकि ये फसल को एक मोमेंट पर आकर नुकसान ना पहुंचा दे इस वजह से। जबकि जो खाद है उनको हम ज़्यादा क्वांटिटीज़ में मिला सकते हैं। नीड टू बी एडेड इन लार्ज क्वांटिटी एज अ न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लेस, क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट लेस होता है इसलिए ये हमें ज़्यादा मिलाना पड़ता है। पोषक तत्व जो होते हैं खाद में वो कम होते हैं इसलिए हम इसको ज़्यादा मिलाते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र का काम ही होता है फसल को पोषण देना, इसलिए हम इसको कम मिलाते हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक, फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फोर्थ पॉइंट, ये मिट्टी को किसी भी तरीके का ह्यूमस नहीं देता। ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी को नमी प्रदान नहीं करता, मिट्टी को नमी नहीं देता है किसी भी तरीके की। जबकि जो मैन्योर्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है पहले से ही खाद में, और वो मिट्टी को भी ह्यूमस देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज है मैन्योर्स की यानी कि खाद की, जो कि मिट्टी को ह्यूमस यानी जितना मिट्टी में ह्यूमस होगा, जितनी मिट्टी में नमी होगी, गीली मिट्टी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छे से फसल उगेगी। देखिए डिसएडवांटेजेस यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से नुकसान हैं उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैन कॉज पोल्यूशन, अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दें फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक का तो उससे पॉल्यूशन यानी प्रदूषण हो सकता है। इट कैन ऑल्सो चेंज pH ऑफ द सॉइल इन सर्टेन रेयर केसेस, ये सॉइल का pH भी बदल सकता है। अब pH क्या होता है, 8th क्लास के स्टूडेंट्स अगर आपके मन में ये सवाल है कि pH क्या होता है तो अभी आप इसको स्किप कर दें इस क्वेश्चन को और इसको केवल पढ़ें और ध्यान रखें, या फिर आप इसका केवल अगर फर्स्ट पॉइंट भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। pH देखिए मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप आगे 10th क्लास में पढ़ते हैं एनसीईआरटी बेस पर, और ये एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स भी हैं इसमें, तो इस वजह से आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्किप करिए, छोड़िए। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर यानी खाद को इस्तेमाल करने के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, अच्छी बातें। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये आपकी किताबों में है, यानी कि इससे जो मिट्टी है वो उसकी जल धारण क्षमता जो है यानी जल को पकड़े रहने की क्षमता वो बढ़ जाती है, मिट्टी में नमी रहती है इसका मतलब। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, इससे मिट्टी में एक गैप बन जाता है जिससे गैसेस जो हैं वो आ जा सकती हैं। मैन्योर्स यानी कि खाद से यानी कि मिट्टी में हवा जाने की जगह पास होती रहती है, जगह में से हवा पास होती रहती है, सॉरी। इट मेक्स सॉइल पोरस, पोरस यानी जिसमें कई सारे छिद्र हों,
ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे सॉइल को। इट इन थर्ड पॉइंट देखिए, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। कई सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, माइक्रोब्स सबसे पहले तो समझ लीजिए क्या है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो पूरा माइक्रोब्स के ऊपर ही है। माइक्रोब्स यानी कि छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव जिन्हें कहा जाता है, और ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि फसल को उगाने में हमारी मदद करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अर्थवॉर्म है, यानी केंचुआ, और भी कई सारे कीड़े होते हैं। तो जब हम खाद मिलाते हैं तो इससे इन कीड़ों की संख्या बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मिट्टी बहुत ही अच्छी बन जाती है, उसका जो बनावट होती है मिट्टी की एक बहुत ही अच्छे तरीके से बदल जाती है, हम जिसको कहते हैं कि मिट्टी का जो गठन है वो सुधर जाता है। तो यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइज़र का एंड है, और आई होप कि आपको मैन्योर यानी खाद और उर्वरक की एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे अपनी क्वेरी भेजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपकी क्वेरी को सुनूंगा और आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। चलिए तो फिर आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, या फिर मैं नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो है इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई, फिफ्थ स्टेप जो है हमारा फसल को उगाने का। देखिए, खाद और उर्वरक मिलाने के बाद जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, वो बन जाता है इरिगेशन का। तो इरिगेशन कब होना चाहिए, और इरिगेशन होता क्या है इसके बारे में देख लिए, पढ़ते हैं एक बार। इरिगेशन यानी कि सिंचाई, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि खेत को, फसल को समय समय पर पानी देते रहना, इसको कहा जाता है सिंचाई, यानी इरिगेशन कहा जाता है, पानी डालते रहना फसल में। अब पानी कहाँ से आएगा, तो ये देखिए सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं जहाँ से पानी को लिया जाता है। वेल्स यानी कुएं, ट्यूब वेल्स यानी ट्वेल जो होती है गाँव में, पॉन्ड्स यानी तालाब, झील, लेक्स, रिवर्स नदियाँ, और डैम्स एंड कैनाल्स यानी बांध एवं नहरें, यहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स, परंपरागत कुछ तरीके हैं जिससे दिया जाता है खेत को पानी, और आप अपनी किताब में इस इमेज को देख सकते हैं वीडियो के साथ साथ ही। ये देखिए जो पहला जो इमेज है, मोट या फिर पुली सिस्टम खींचा और कुएं में से पानी खींच कर देते रहे, फिर ढेकली है और रहट है, ये सिस्टम्स हैं। लीवर सिस्टम भी कहा जाता है रहट को। तो ये चार सिस्टम जो कि परंपरागत तौर पर यानी पुराने ज़माने से इस्तेमाल किए जा रहे हैं खेतों में पानी डालने के लिए। अब बात करते हैं आज के ज़माने के कुछ सिस्टम्स की। दो सिस्टम हैं, यानी कि दो तरीके हैं जिनसे हम आज के ज़माने में करते हैं क्या, सिंचाई। एक तो है स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि छिड़काव तंत्र, और एक है ड्रिप तंत्र। ये देखिए दोनों ही बहुत ही इजी हैं, आप एक बार ध्यान दीजिए। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is supplied, it gets sprinkled on the crop as if it is raining. पाइप होते हैं बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर पाइप, यानी सीधे पाइप आप इमेज में देख रहे होंगे, अपनी किताब में भी आप इमेजेस को देख सकते हैं। इन पाइप्स को कनेक्ट कर दिया जाता है एक मेन पानी की सप्लाई से। ये देखिए कुएं में लगा रखा है पाइप, और इन पाइप्स के ऊपर एक इस तरीके का फव्वारा सा, घूमने वाला फव्वारा होता है जो कि बिल्कुल इन पाइप के ऊपर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस इमेज में, और द जॉइंट टू द, और ये मेन पाइपलाइन से हम इसको जॉइन करते हैं। फिर जब यहाँ पर पानी दिया जाता है तो फिर ये जो पानी है इन पाइप से फव्वारों में से निकलता है, और इस तरीके से निकलता है जैसे कि खेत में बारिश यानी वर्षा हो रही हो, एज इफ इट इज रेनिंग यानी कि बारिश हो रही हो, इसीलिए इसको छिड़काव कहा जाता है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। पाइप में पानी डाला, पाइप में फव्वारा लगा हुआ है, और उस फव्वारे से पूरी फसल में पानी चला गया। एक तरीका होता है ये।
एक होता है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र। अब देखिए ड्रिप तंत्र क्या होता है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली टू द नियर द रूट्स। यहाँ पर हम जड़ों में पानी देते हैं, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि बूंद बूंद करके यहाँ पर जड़ों को पानी दिया जाता है, और इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम यानी ड्रिप तंत्र कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स या फिर ट्रीज, पेड़ों को उगाने के लिए या फिर फलों के पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी तकनीक है ये ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपने चैप्टर में। क्रॉप रोटेशन देखिए क्या होता है। क्रॉप रोटेशन, जिसको हिंदी में फसल चक्रीकरण कहा जाता है, और देखते हैं क्रॉप रोटेशन क्या होता है। आइए। Crop rotation ensures that the same crop will not grow continuously and lead to the erosion of the soil fertility. Crop rotation का मतलब देखिए क्या होता है। Crop rotation, आप अगर क्लास में अपनी बैठते हैं तो के कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी क्लास में बच्चों को बिठाने के लिए रोटेशन लगा देते हैं। रोटेशन यानी कि जो बच्चा आज पहली बेंच पर बैठा है वो कल एक एक बेंच पीछे पीछे खिसकता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अपनी जगह बदल रहे हैं वहां पर बच्चे। क्रॉप रोटेशन को इस चीज से देखिए मैं आपको कैसे समझाऊंगा। क्रॉप रोटेशन का मतलब है फसलों का बदलना। हम एक ही तरीके की मिट्टी पर एक ही तरीके की फसल ज़्यादा समय तक नहीं उगाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे मिट्टी जो है अपनी फर्टिलिटी, अपनी उर्वरकता, यानी मिट्टी जो है वो अपनी उर्वरकता खो सकती है, और यहाँ पर सॉइल इरोजन भी हो सकता है। इरोजन यानी कि मृदा अपरदन कहा जाता है, जिसे मिट्टी अपनी सतह से हट सकती है और खराब हो सकती है। इस वजह से हम एक ही फसल को नहीं उगाते। इसलिए अलग अलग फसल्स, अलग अलग क्रॉप्स, माफ़ कीजिए, अलग अलग क्रॉप्स हम उगाते हैं, अलग अलग फसलों को उगाया जाता है। बाय सेकेंड पॉइंट देखिए, बाय ग्रोइंग क्रॉप्स दैट रिक्वायर डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग तरीके के पोषक तत्वों की जिसको ज़रूरत होती है उन फसलों को भी उगाया जाता है। वी कैन एंश्योर द सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड, जिससे मिट्टी की उर्वरकता वापस आ जाती है। तो क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही अच्छी तकनीक है ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाने की। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार से सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार क्या होते हैं। वीड्स यानी कि weeds are undesirable plants that may grow naturally along with the crop. नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तौर पर अपने ही आप वो पौधे जो कि फसल के साथ उगने लग जाते हैं, जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, उनको कहा जाता है वीड्स, मतलब खरपतवार। और उनका कटना या फिर उनका जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम उनसे सुरक्षा करते हैं हम अपनी फसल की। वीड्स compete विद द क्रॉप्स, और ये क्रॉप्स के साथ compete करती हैं और काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स, जगह और लाइट। तो ये ढंग से फसल को उगने नहीं देती। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये डिस्टर्ब कर देती है हमारी फसल को, इसीलिए हमें इनसे बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होती है हमारी फसल को। अब बात करते हैं वीडिंग। वीडिंग यानी कि निराई जिसे कहा जाता है, द रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स का रिमूवल कैसे किया जाता है, कैसे हम हटाते हैं खरपतवार को। तो इसमें एक प्रोसेस होता है। टिलिंग इज अ प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स दैट हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। टिलिंग या फिर प्लगिंग या हल चलाना, मिट्टी को पोला करना, जिससे जो हमारा खरपतवार थे वो हट जाते हैं। ये हम बुआई से पहले करते हैं। एक मैनुअल रिमूवल भी हम यहाँ करते हैं, अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं। इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग देम फ्रॉम द सॉइल और चॉपिंग देम ऑफ ग्राउंड लेवल पीरियोडिकली। अगर हम उन पौधों को काट दें अच्छे से या फिर उनको उखाड़ दें जड़ से, तो फिर खरपतवार जो है हटाए जा सकते हैं। या फिर अगर ये कंडीशन हो जाती है फसल के उगने के बाद, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हम इस्तेमाल करते हैं वीडिसाइड्स का। वीडिसाइड्स हिंदी में जिसको खरपतवार नाशी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है।
अब देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें, केमिकल्स यूज्ड टू किल वीड्स आर नोन एज वीडिसाइड्स। जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन वीड्स यानी खरपतवार को हटाने के लिए, उनको वीडिसाइड्स कहा जाता है, यानी कि निराई के लिए। दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप, और ये फसल को आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते ये केमिकल्स। इस तरीके से हम खरपतवार को हटाते हैं। एक बार फिर से समझिए, खरपतवार मान लीजिए एक वो पौधा होता है जो कि फसल की चीज़ें खुद लेने की कोशिश करता है, और फसल की अगर वो फसल की सारी चीज़ें ले जाएगा तो फसल अच्छे से नहीं उग पाएगी, फसल अच्छे से नहीं उगेगी तो अच्छे से जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है वो नहीं हो पाएगा, और अगर फसल नहीं उग पाएगी तो हमारा खाद्य पदार्थ या फिर हमें पदार्थ हमें नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हमें खरपतवार का नाश करना ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप, यानी कि हार्वेस्टिंग, कटाई जिसको कहा जाता है। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट इज मेच्योर। जब क्रॉप यानी फसल मेच्योर हो जाती है, अच्छे से पक जाती है, बड़ी हो जाती है, उसके बाद उसको काटने का जो प्रोसेस होता है उसको हार्वेस्टिंग यानी कटाई कहा जाता है, फसल को काटने का। हार्वेस्टिंग के देखिए दो मेथड यानी दो तरीक़ों से हम यह कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पर एक सिकल यूज़ करते हैं। सिकल का मतलब दराती का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, आपकी किताब में इमेज है। सेकेंड इज द मैकेनिकल मेथड वेयर अ ह्यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज, और हार्वेस्टर नामक एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे फसल काट दी जाती है। दो तरीके से कर सकते हैं। और भी मेथड है, यहाँ पर हम थ्रेशिंग और विनोइंग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं फसल को उसके पदार्थ से जो हमें चाहिए। ये देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये देखिए, थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ, ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ, यानी कि काटी गई फसल को भूसे से अलग करना, शाफ से अलग करना। हमें पता है कि जब हम एक फसल को काटते हैं तो जो गेहूं होता है वो एक छिलके के अंदर मौजूद होता है। अगर मैं गेहूं का एग्जांपल लूं तो हमें उसको अलग करना पड़ता है, बीजों को अलग करके। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थ्रेशिंग का। थ्रेशिंग एक प्रोसेस होता है। अगर हम बार बार पटकेंगे शाफ को तो वहाँ पर हम अपने शाफ यानी कि भूसे को बार बार जब गेहूं के कई सारे फसल के ढेर को ऐसे पटका जाता है तो उसमें से गेहूं के बीज अलग हो जाते हैं और जो ढेर है वो अलग हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, वाइल इट कैन बी डन मैनुअली दीज डेज अ मशीन इज यूज दैट सेपरेट्स ऑल द ग्रेन सीड्स, और आज के ज़माने में इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मशीन का, जिसको कंबाइन कहा जाता है। और ये मशीन आप सब लोग देख सकते हैं, ये रही आपके वीडियो में कंबाइन, और यही इमेज आपकी एनसीईआरटी किताब में भी है। अब बात करते हैं सेकंड जो मेथड है, बीज को भूसे से अलग करना, शाफ से अलग करना, या ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ, तो उसका है विनोइंग सेकंड प्रोसेस। ये देखिए विनोइंग क्या होता है। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ यूजिंग विद द हेल्प ऑफ विंड। यहाँ पर हम हवा का इस्तेमाल करते हैं, तो हवा का इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू द विंड द लाइटर शाफ फ्लाइज अवे एंड द हेवियर ग्रेन्स फॉलो डाउन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक जगह पर खड़े हैं और आपके हाथ में कई सारा गेहूं है, और उस गेहूं में कई सारा भूसा या फिर वो पदार्थ है या धूल इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको ऐसे गिरा देंगे। और अगर साइड से पंखा चल रहा होगा, हवा आ रही होगी, तो जो गेहूं है वो जो भारी पदार्थ है वो तो नीचे गिर जाएगा, प्लस जो धूल है वो उड़ जाएगी। इसको विनोइंग कहा जाता है, यानी कि हिंदी में इसको यहाँ पर हम फटक कर एक प्रोसेस है। विनोइंग को विनोइंग ही कहा जाता है, और फटक कर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फटक कर इसका मतलब कि बार बार ऐसे ऐसे फटक कर हम जो है गेहूं को डालते हैं। विनोइंग और थ्रेशिंग से हम अपने बीज को अलग कर लेते हैं भूसे से, और
आखिरी जो पॉइंट हमारा बच जाता है वो बच जाता है स्टोरेज का, यानी कि भंडारण का। भंडारण क्या होता है, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट भंडारण यानी स्टोरेज का। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। खेती में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी कदम होता है ये। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स, कटाई के बाद द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज और सिलोज। कटाई के बाद जो अनाज होता है उसको ग्रेनरी या फिर सिलोज में स्टोर कर लिया जाता है। ग्रेनरी या फिर सिलो, यानी कि या फिर हम इसको साइलो भी कह सकते हैं, भंडारण गृह भी कहा जा सकता है। ग्रेनरीज और साइलोज में इसको भर लिया जाता है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं ये साइलोज हैं जो मैंने इमेज डाली हुई है। सेम इमेज आपकी एनसीईआरटी किताब में भी है। द ग्रेन्स हैव स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइक्रोब्स। जो ग्रेन्स है यानी जो अनाज है वो एक सूखी जगह पर रखा जाना चाहिए और यहाँ उसको माइक्रोब्स से बचा होना चाहिए, यानी उसमें कीड़े नहीं लगने चाहिए। हम अपने घर में भी गेहूं को बहुत ही संभाल कर और कीड़ों से बचा कर रखते हैं। अब बात करते हैं ग्रेनरी यानी कि भंडारण गृह का क्या होता है। ग्रेनरीज आर प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ग्रेनरी यानी भंडारण गृह वो जगह होती है जहाँ पर स्टोर किया जाता है, रखा जाता है अनाज को रखा जाता है, उसको ग्रेनरी कहा जाता है। आई होप कि आपको अब तक का चैप्टर समझ में आया होगा और चैप्टर एंड होने की कगार पर है। और ये देखिए जिस तरीके से स्टोरेज की गई है, कट्टों में भर भर कर अलग अलग ग्रेनरीज में रखा जाता है गेहूं को और अलग अलग अनाजों को। एनिमल हस्बेंड्री जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग और मीट एट अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी में इसको पशुपालन कहा जाता है और जानवरों को पालना अलग अलग संसाधनों के लिए, यानी अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे दूध के लिए, अंडों के लिए, उनके मीट के लिए, यानी इन खाद्य पदार्थों के लिए जानवरों को बड़ी जगह पर पालना, उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन, पशुओं को पालना। तो ये एनिमल हस्बेंड्री है और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। एक चीज़ चैप्टर की कवर हुई है। क्वेश्चन आंसर्स की मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। आपकी किताब में जो अभ्यास प्रश्नोत्तर है यानी एक्सरसाइज है वो करें, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक है जो कि एनसीईआरटी से ही पब्लिश होती है। मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ें, इसके क्वेश्चंस करें और इसके आंसर्स भी फाइंड करें, देखें। और इसके लिए मैंने आपको लिंक दी है इस पीडीएफ में। सेम लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है मैंने वो लिंक, और वो लिंक जो है आप उसको क्लिक करेंगे तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज की इस वीडियो में इतना ही। 8th क्लास के स्टूडेंट्स का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। सेकेंड चैप्टर है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव, दोस्त, मित्र या फिर शत्रु, दोस्त या दुश्मन भी हम कह सकते हैं। नमस्ते, आज की इस वीडियो में इतना ही। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है और सभी बच्चे वीडियो को ढंग से देखें और क्वेश्चंस के लिए मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें। नमस्ते।